क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्रीय पत्रों में। ठीक है, देखो अर्थशास्त्रीय पत्र मैंने वैसे आपको पहले भी लिखा रखा। वैसे अर्थशास्त्रीय पत्र जो प्रेषित किए जाते हैं अपने समकक्ष अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि अपने उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित किए जाते हैं। तो जब भी अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है तो वहां पे माननीय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अर्थ सरकारी पत्र में, ठीक है, दोबारा से इसका प्रारूप देख लो। देखो अर्थशास्त्रीय पत्र माना कि ये क्या है, अर्थशास्त्रीय पत्र है। अर्धशासकीय पत्र या फिर इसको अर्ध सरकारी पत्र भी लिखा होता है। अर्थशासकीय अर्ध सरकारी एक ही बात है। ठीक है, इसका प्रारूप आपको याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में कि संबोधन जो सबसे पहले अर्ध सरकारी पत्र होता है तो इसके बाईं ओर, आपका जो बायां है पत्र का बायां, वही आपका बायां पत्र का भी बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही पत्र का भी दायां होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना सबसे पहले जो लिखा होता है वो होता है प्रेषक का नाम। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम कहां? प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो भेजने वाले का नाम कहां पर होता है? यहां पर भेजने वाले का, प्रेषक का नाम, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रेषक नाम। ठीक है, उसके बाद इसके ठीक अपोजिट में यहां पर होता है पत्र संख्या। दाहिनी ओर क्या होता है? सबसे ऊपर पत्र संख्या होता है, या फिर यहाँ पर पत्र संख्या विभाग भी लिखा होता है, जिस विभाग के द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, और यहाँ पर दिनांक, ये सभी होते हैं क्रमशः। पत्र संख्या, विभाग और दिनांक दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर जो भी विषय होगा, जिस विषय में भी आप पत्र लिख रहे होंगे वो विषय आपका लिखा जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर महोदय के स्थान पे एक तो माननीय, ये आपको याद रखना है माननीय, माननीय के अलावा प्रिय या फिर प्रियश्री का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जब अपने समकक्ष अधिकारी को भेजना होगा तो प्रिय प्रियश्री लिखा होता है, या अपने से उच्च अधिकारी को जहां पर भेजा जाता है वहां पर माननीय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप लिख रहे होंगे महोदय के स्थान पे यह आ जाएगा माननीय या प्रियश्री। उसके बाद जो भी आप पत्र लिखेंगे पूरा फॉर्मेट होगा, और सबसे नीचे बाईं और सबसे नीचे क्या होता है? प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, प्रेषिति का नाम। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका आज्ञाकारी की जगह क्या होता है? आपका सद्भावी, आपका सद्भावी या फिर भवनिष्ठ, भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है सरकार अर्ध सरकारी पत्र का पूरा फॉर्मेट। आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे ऊपर क्या होता है बाईं ओर, फिर दाईं ओर क्या होता है, या फिर माननीय या महोदय के स्थान पे क्या होता है? माननीय, प्रियश्री या प्रिय। माननीय बहुत कम कंडीशन में होता है लेकिन होता है, माननीय भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो तब होता है जब किसी उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, और इसकी शैली कैसी होती है, किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली, याद रखना है। इसकी लेखन शैली कैसी होगी? अन्य पुरुष शैली। और कैसा पत्र है? औपचारिक या अनौपचारिक? क्वेश्चन आता है आपके पास, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा पत्र जो सरकारी होते हुए भी अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि ये क्या है? व्यक्तिगत भाव से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिय प्रियश्री लिखा जाता है, अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। ये कैसा होगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिनमें व्यक्तिगत संबंध उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। कौन सा? क्या है ये? प्रिय प्रियश्री, अन्य पुरुष शैली, दूसरे को लिखा जा रहा है ना? हाँ, उत्तम पुरुष होगा, सॉरी, उत्तम करना है इसमें, यहाँ पे मिस्टेक होगा, उत्तम पुरुष शैली। ठीक है, उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका बी, अर्ध सरकारी अर्थशास्त्रीय पत्र। ठीक है, बहुत जल्दी आए हो आप।
ये पीछे पकड़ा, आ तो रखे थे कल, पेपर कहाँ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दीपशिखा काव्य किसका है? महादेवी वर्मा का है। कि लास्ट क्लास में इसमें डिस्कशन भी हुआ था। बताओ महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 लिखाया था, 1907 से 1987, उसका जीवन काल आपको कुछ दिन पहले ही परसों ही लिखाया था। अच्छा ये बताओ महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? निराला ने। हाँ, महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की सरस्वती अगर आपको पूछा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। ठीक है, इसके अलावा इनको जो पुरस्कार मिले हैं, सबसे पहले ज्ञानपीठ कब मिला? ज्ञानपीठ 1982। हाँ, यामा रचना के लिए। ठीक है, यहाँ पे रखना है, यामा रचना के लिए 1982 में। पद्म भूषण, ये भी मैंने आपको साथ ही लिखाया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला इनको? पद्म भूषण 1956, पद्म विभूषण आएगा तो 1988 मरणोपरांत, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। 1987 में मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, बाकी रचनाएं आपको याद रखना जो मैंने क्रमशः आपको लिखाई थी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, क्रमशः पूछा गया था पेपर में। ठीक है, तो क्रमशः बार बार नहीं लिखा रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है कुशल, उसकी विशेषता है वो कैसा है? कुशल है। तो लक्ष्मण की विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पर आंसर होगा सी, विशेषण होगा कुशल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो ये एक्चुअली पेपर में ये यूपी आरओ पेपर में पूछा गया था, उसका आंसर उन्होंने सी दिया है, लेकिन जब मैं बुक में इसको देख रहा हूं तो ये यहाँ पे ये भी अशुद्ध है। देखो संन्यास सबसे पहले तो देख लेते हैं, संन्यास क्या है, कैसे लिखते हैं? ऐसे, बिंदी इसके ऊपर होती है, संन्यास या सन्यासी लिखा होता है तो उसके ऊपर बिंदी आती है। ठीक है, उसके बाद प्रत्युपकार कैसे लिखते हैं? छोटा यू हो जाता है, प्रत्युपकार, तो ये शुद्ध होता है। दुर्वस्था होता है। ठीक है, दुर्वस्था होता है शुद्ध। और कैलाश कौन सा सा? दंत्य सा, ये होता है शुद्ध। तो सभी अशुद्ध थे। ठीक है, बोनस दे रहे हैं इसमें, लेकिन याद रखना अगर वैसे देखो कई बार क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं और सीधा वो पेपर बुक छाप देते हैं उसमें, और वो ये देखते नहीं है बाद में कि करेक्शन होगी क्या आया पेपर आंसर की, कई बार डिलीट भी हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हो सकता है वो डिलीट हुआ हो, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीआरओ में, उसका आंसर यही दिया था। ठीक है, दुरावस्था, लेकिन ये दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है, ये भी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निरपेक्ष का अर्थ होता है, इनमें से निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा? आंसर होगा डी, जिससे किसी बात की कामना न हो। ठीक है, निरपेक्ष का मतलब इच्छा, ठीक है, कामना। ठीक है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है अपेक्षा न रखने वाला। अपेक्षा न रखने वाला मतलब जिसे किसी बात की कामना न हो, अपेक्षा न हो। आंसर होगा डी, अपेक्षा न रखने वाला निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? यमक, यमक तो नहीं होगा, लाटानुप्रास होगा। यमक में दो शब्द एक साथ आते हैं, अच्छा तो कनक कनकते 100 गुने, और उसका अर्थ अलग अलग होता है। शब्दों की पुनरावृत्ति एक साथ होती है और अर्थ उसका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लाटानुप्रास में क्या होता है, जो आपको शब्द दिए गए हैं ये शब्द तो सेम है लेकिन इनका भावार्थ अलग है। देखो पहला वाला मनुष्य का अर्थ है वही मनुष्य है, यानी वही इंसान है, वही इंसान है जो इंसान के लिए मरे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इंसानियत। यहाँ पर होगा वही मनुष्य जो इंसानियत के लिए मरे। तो शब्द तो सेम होता है लेकिन भावार्थ अलग होता है, जहां पर वहां पर लाटानुप्रास होता है। शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन भावार्थ क्या होता है, अलग। तो आंसर होगा आपका सी वाला। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में दो एक साथ शब्द आते हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुने। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि अर्थ तो उसका अलग अलग उसका भी होता है लेकिन वो शब्द एक साथ आते हैं, उसका अलग अलग अर्थ। यहाँ पर क्या होता है, भावार्थ अलग हो जाता है, शब्द सेम है लेकिन भाव का अर्थ अलग होता है तो शब्द वही भी मनुष्य, उसका अर्थ भी मनुष्य, लेकिन उसका भाव हमने क्या बनाया, इंसानियत उसको समझा है, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। ठीक है,
उल्लेख में क्या होता है, लास्ट कुछ दिन पहले आपको बताया था। हाँ, याद रखना है, यदि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना अनेक प्रकार से की जाए, वहीं पर कहीं पर अनेक प्रकार से हो रहा है तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे होता है ना, नवल सुंदर श्याम शरीर, ठीक है, तो शरीर के बारे में बोला है कि नया है, सुंदर है और श्याम है। तो एक ही वस्तु की तुलना अनेक प्रकार से की जाए जहां पर उल्लेख अलंकार वहां पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वर्ण में हलन का प्रयोग किया जाता है, क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा डी, वर्ण को स्वर रहित प्रयोग के लिए। ठीक है, स्वर रहित मतलब जहां पे स्वर नहीं हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है जगत, और मैं जगत के क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, तो स्वर रहित बन गया। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, वर्ण को स्वर रहित प्रयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूजिक भूतण मुहावरे का अर्थ है बुरा लगना, बुरा करना, सॉरी बुरा करना, ऑप्शन ए बुरा करना। ठीक है, बुरा करना इसका सही अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? अंतस्थ वर्ण, ऑप्शन डी दंत तालव्य हुआ, दंतोष बोलते हैं ना, आपको क्या बोला, अंतस्थ वर्ण है, क्या डाला हुआ, अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, और कैसा है, दंतोष्ट। हाँ दंत, अच्छा ये यहाँ पे दंत, हाँ वह तो वही है ना, आंसर तो यही होगा, पर दंतोष्ट होता है ना ये, दंतोष्ट, दंतोष्ट होता है। ठीक है, दंत तालव्य, तालव्य तो आपका ये हो जाएंगे ए, ए आई होते हैं ना तालव्य, कंठ तालव्य होते हैं। ए आई क्या होते हैं, कंठ तालव्य, क्योंकि जो आपको पता है ए का अगर निर्माण की बात करेंगे तो कैसा होता है, अ प्लस ई, तो आपको पता है अ कैसा है, कंठ है, और ई कैसा है, तालु, तो इसको कंठ तालव्य बोला जाता है, ए और आई कंठ तालव्य। ठीक है, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हाँ तीनों सा, श, स और ह, उष्म व्यंजन। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा चौथा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी था, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही, दंतोष्ट होना चाहिए, दंत तालव्य नहीं, दंतोष्ट। दंतोष्ट और क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन वह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शर्म के मारे मीना से ऊपर देखा भी नहीं जाता, कौन सा वाक्य है यहाँ पर, भाव, भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, आंसर होगा सी, देखा भी नहीं जाता, क्या है, भाव प्रकट हो रहा है ना, देखा भी नहीं जाता, इनकी भाव प्रकट हो रहा है, तो भावाच्य होगा। 11 है, रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, किसकी है, तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, रामचरितमानस से लिया गया तुलसीदास के, तो आंसर होगा ए। 12 है, निम्नलिखित वाक्य का क्रियाभेद विकल्पों से चुने, यहाँ पे लिखा है वाक्य लड़कों से कहानी सुनी, लड़कों ने कहानी सुनी, क्या होगा इसमें, आसन तो नहीं होगा, सामान्य भूत होगा इसका सही आंसर। आसन भूत में क्या होता है, रिसेंटली जो अभी अभी कार्य समाप्त हुआ, सुनी, अब ये तो ऐसा भी ना, बच्चों ने कहानी सुनी, कब सुनी, पुरानी बात होगी, तो पहले भी तो सुनी थी या सुनी होगी। आसन भूत में क्या होता है, जैसे मैंने बोला बच्चों ने कहानी सुनाई, अगर हम ऐसे बोलेंगे बच्चों ने कहानी सुनाई, तब होगा आसन भूत, क्योंकि रिसेंटली की बात हो रही है, अभी अभी कहानी सुनाई। जब कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो तो वहां पर क्या होता है, आसन भूत होता है। जरूरी नहीं है, हर बात था नहीं आता है, जैसे यहाँ पे लड़कों ने कहानी सुनाई, कब सुनाई, बहुत पहले भी तो सुनाई होगी, हो सकती है ना, तो लेकिन यहाँ पे जहां पे अभी अभी रिसेंटली कोई कार्य समाप्ति का बोध होता है, वहां पर होता है आसन भूत, यहाँ पे सामान्य भूत होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ए। 13 है, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, आंसर होगा बेगम।
बादशाह का बेगम होता है, ठीक है। सम्राट का क्या होता है? साम्राज्ञी, ठीक है। सम्राट का साम्राज्ञी। ठाकुर का क्या होता है? ठाकुर, हाँ ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन। गुरु का, हाँ ये भी याद रखना है, गुरु का गुरु आइन, ठीक है, आ लगता है यहाँ पे, गुरु आइन, गुरु आइन, ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? सी होगा, हाँ, तेज धन मय, विसर्ग संधि यहाँ पे आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांसो उछालना का अर्थ है? बांसो उछालना, प्रसन्न होना, ऑप्शन डी, प्रसन्न होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला बोला बिटौर, बिटौर का मतलब होता है, ये होता है ना बाजू, बाजू को ऊपर करना, मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहना, ठीक है, इसके लड़ने के लिए तैयार रहना, आंसर होगा डी, ठीक है, ऑप्शन डी। बॉल बिटौर, बॉल इसको बोला जाता है ना, जो आपका ये बाजू के होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कोई नहीं, हाँ आंसर होगा डी, क्योंकि गुलाब तो आपको पता है ये तो फारसी शब्द है, इसका तो कोई भी तत्सम रूप नहीं है। घर का क्या होता है? गृह, ठीक है। बादल का, नहीं मेघ नहीं होता, वारिद, मेघ तो उसका प्राइवेसी शब्द हो जाएगा, ठीक है। बादल का वारिद होता है तत्सम रूप, ठीक है, आंसर होगा डी। 18 है, सांझ और रात के बीच का समय उसको क्या बोलते हैं? गोधूली, ठीक है। गायों का घर आने का जो समय होता है, चरने के बाद घर आते हैं, गोधूली उसको बोला जाता है, ठीक है। उषा काल किसे बोलते हैं? हाँ, सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको उषा काल बोला जाता है, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है उषा काल। निश्चित क्या होता है? हाँ, मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, ठीक है। सायकाल तो इवनिंग को पूरा ही सभी को सायकाल, गोधूली को भी सायकाल में ही आ जाएगा वो भी, ठीक है, इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ति को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट, आंसर होगा बी। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ति चिन्ह को विश्लिष्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम ने खाना खाया, अब राम क्या है? संज्ञा, इसके साथ ये विभक्ति चिन्ह लगाया ने, तो ये क्या होगा? विश्लिष्ट। तो संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ति चिन्ह को क्या बोलते हैं? विश्लिष्ट। जबकि संश्लिष्ट क्या होता है? सर्वनाम के साथ आने वाले विभक्ति चिन्ह, सर्वनाम, सर्वनाम के साथ लगते हैं, ठीक है। सर्वनाम को जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा मैंने, मैंने, ठीक है, तो मैं क्या है? सर्वनाम है, और इसके साथ लगा हुआ विभक्ति चिन्ह ने क्या है? संश्लिष्ट कहलाएगा। तो याद रखना, सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट, सौ को पकड़ लेना बस, ठीक है। और संज्ञा के साथ आने वाले विभक्ति चिन्ह को विश्लिष्ट बोला जाता है। श्लिष्ट कुछ नहीं होता, श्लिष्ट का मतलब होता है, श्लिष्ट का जो अर्थ होता है चिपकना, चिपका हुआ, एक जैसे होता है ना श्लेष अलंकार पढ़ा है आपने, दो शब्दों, एक शब्द पे अनेक सारे अर्थ चिपके होते हैं, श्लिष्ट का मतलब चिपकना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, खो बाग वर्णन मुहावरे का आशय क्या होगा? आंसर अत्यधिक। 21, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? हाँ, यहाँ पर ताप्ती आंसर होगा, ठीक है। ताप्ती कहां से निकलती है? ये याद रखना है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अगर स्थान का नाम है तो मुल्तई, मुल्तई नामक स्थान से।
मुल्तई नामक स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबक। ठीक है, आप पढ़ते हो त्र्यंबक नामक स्थान है, कहां पर? नामक नामक स्थान से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के, केरल के, सॉरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है। कबाम कहां से निकलती है? ये भी केरल से निकलती है, केरल के वायनाड जनपद से, वायनाड जनपद से निकलती है। ठीक है। तो सभी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट घाट से निकलती है, लेकिन ताप्ती कहां से निकलती है? बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, इसलिए आंसर होगा बी। 22 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, आंसर होगा ए। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में। कोयम्बटूर में क्या है? कोयम्बटूर, हाँ, गन्ना प्रजनन केंद्र। ऑप्शन बी में लिखेंगे गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कोयम्बटूर। कानपुर में लिखो दाल अनुसंधान संस्थान या दलहन, दलहन अनुसंधान संस्थान। कुछ क्लास पहले मैंने कुछ दिन पहले आपको लिखाया था, कपास अनुसंधान संस्थान क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। ठीक है, याद रखना है। एक लिखाया था मैंने आपको केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान मैसूर, कर्नाटक, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान है मैसूर, कर्नाटक। एक और चीज लिख लेना, कर्नाटक में रेशम, रेशम अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? कर्नाटक, मैसूर, मैसूर में। ठीक है, रेशम अनुसंधान संस्थान। लाख अनुसंधान संस्थान क्या है? लाख, रांची, झारखंड, लाख वाला। ठीक है, लाख अनुसंधान संस्थान। रेशम मैसूर। रेशम के भी दो है, एक इरी वाला है, वो अलग है, मेदिनी पातर में है वो इरी। ठीक है, रेशम की दो प्रजातियां ने, टटसरी और इरी वाला। तो इरी मैसूर, इरी जो है ये रेशम की प्रजाति होती है, मेदिनी पातर। ठीक है, मेदिनी पातर, मेदिनी पातर में है इरी, ये रेशम की प्रजाति है। ठीक है, लेकिन रेशम अनुसंधान संस्थान आएगा तो मैसूर में केवल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेशम अनुसंधान इरी वाला आएगा तो मेदिनी पातर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति है, जनजाति है? गद्दी होगा। ठीक है, देखो गद्दी धौलाधार हिमाचल प्रदेश और दूसरा आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर में भी निवास करती है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। अबोर क्या है? अबोर असम, अबोर असम। लेपचा सिक्किम, इसमें लिखो सिक्किम। थारू तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, दोनों जगह है। चेंचू बताओ, चेंचू आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, उसे उड़ीसा में भी है चेंचू, लेकिन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश। ठीक है, सैम्पेन अंडमान, इसके अलावा जरावा, जरावा भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कुकी बताओ, कुकी, कुकी मणिपुर, कुकी मणिपुर। सहकार राजस्थान,
सहकार में लिखना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। क्यों पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन पेपर में? क्या है यहाँ पर? हैदर अली ने शस्त्रागार, हैदर अली का शस्त्रागार है यहाँ पे, ठीक है। हैदर अली शस्त्रागार स्थित है यहाँ पे, ठीक है। हैदर अली ने यहाँ पे क्या बनाया था? शस्त्रागार बनाया था। तो आंसर होगा बी। 25 है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? हाँ, जिप्सम नहीं होगा, ये अधातु है, ठीक है। अधातु खनिज है, जिप्सम हो गया, फास्फोराइड हो गया, ठीक है, सीडेराइट हो गया, ये सब क्या है? अधातु खनिजें होती है, ठीक है। बाकी हेमेटाइट किसका और है? हेमेटाइट किसका और होता है? आयरन, हाँ, लोहे का, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। लिमोनाइट आयरन, सीडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसके हैं? आयरन के हैं, ठीक है। 26 निम्नलिखित में कौन सी कृषि की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक कृषि होगा, ठीक है। आंसर होगा डी। अच्छा बताओ, जैविक कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। और जैविक एक्ट बनाने वाला? उत्तराखंड। तो जैविक एक्ट अगर आपके पास आएगा, अधिनियम, जैविक अधिनियम, तो ये बनाया था उत्तराखंड ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 2019 में, ठीक है। जैविक एक्ट बनाने वाला, जैविक एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड 2019। लेकिन कृषि करने वाला या इसकी शुरू करने वाला तो सिक्किम। सिक्किम ने क्या किया था? सबसे पहले जैविक कृषि की शुरुआत करी थी, ठीक है। दोनों चीजें याद रखनी है। 27 आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है इसमें? ए वाला है सही सुमेलित। देखो, इडुक्की जो है आपका, ये ताप शक्ति ग्रह नहीं है, ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल विद्युत परियोजना। कहां पर है ये? केरल में है, ठीक है। किस नदी पर? केरल में पेरियार नदी, पेरियार नदी पे है, ठीक है, केरल में। सबरीगिरी का है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये भी केरल में है, केरल। घाटप्रभा, घाटप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक, घाटप्रभा नदी पर ही है और कर्नाटक। रामगंगा कहां पे? उत्तर प्रदेश, रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सभी सुमेलित था, केवल पहला वाला गलत था क्योंकि यहाँ पे लिखा था ताप शक्ति ग्रह, ठीक है। 28 है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण क्या है? इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऊंचाई, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो, आपने पढ़ा है ना कि ऊंचाई बढ़ने पे तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, ठीक है। तो अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर की जो हाइट है समुद्र तल से 175 मीटर से लेकर 200 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। लेकिन शिमला बहुत ज्यादा 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की हाइट पे है। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो इसी कारण क्या यहाँ पे ऊंचाई के कारण ही क्या पे यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताओ कितने मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में कमी दर्ज होती है? 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसमें गिरावट दर्ज हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना है 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है? तरलता मतलब लिक्विडिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब गमन कैसे करती है, मुद्रा किस तरह से गमन करती है, उसी के बारे में बताया गया है। तो इसका सही है आंसर ए। देखो, M1 जो है सबसे तरल होता है,
M1 में क्या होता है, जो आपके पास जो भी धन होता है, जो भी कैश होता है, या आपके पास सेविंग बैंक में जो भी खाता, बैंक में आपके पास जो भी पैसा जमा है, वो किसमें आएगा, तरल, क्योंकि तुरंत आप उसका लेन देन कर देते हो, तुरंत गमन हो जाता है, तो M1 में आता है। ठीक है, M2 में क्या आता है, डाकघर में जमा, जो भी आपकी डाकघर में जमा पूंजी होगी वो किसमें आएगा, M2, क्योंकि वो थोड़ा लंबे टर्म के लिए होता है, उसमें एकदम से गमन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे M2 होगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, जो आपके पास बैंकों में जमा समाधि, सावधि बोलते हैं उसको। ठीक है, सावधि का मतलब होता है कि लंबे समय के लिए आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में, या जमा करा है, या आपने एफडी फिक्स डिपॉजिट किया है लंबे समय के लिए, तो सावधि बोला जाता है, वो थर्ड में आएगा, क्योंकि उसको आप जल्दी से आपका उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने बैंक में जमा करा है तो पहले तो एकदम से मिलेगा नहीं आपको। अगर आप तोड़ना चाहते हो उस एफडी को या फिर, तो उसके लिए पहले प्रोसेस होता है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि हमें जो हमारी शर्तें थी वो शर्त हम उसे तोड़ना चाहते हैं, तब आपको लंबे कुछ समय बाद आपको मिलेगा वो। ठीक है, और 4 इसमें होता है, यहां पर भी डाकघर में जमा सावधि या मांग जमा, ये भी बहुत लंबे समय टाइम पीरियड के लिए होता है, तो इसलिए तरलता के हिसाब से M1 M2 M3 M4 ये सीक्वेंस में होता है। ठीक है, सबसे तरल होगा M1, कई बार सीधा देते हैं M2 ऐसे दिया होगा, M1 M2 M3 M4 में से सबसे तरल कौन है, सबसे लिक्विडिटी ज्यादा किसकी है, तो M1 की होती है। सेकंड नंबर पे M2, फिर M3, फिर M4। ठीक है, 30 है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गेहूं और गन्ना होगा। ठीक है, आप देखो गेहूं क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर है, यूपी, क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो यूपी, लेकिन अगर प्रतिशत का बात करें तो पंजाब। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक प्रतिशत में कहां पर होता है, पंजाब में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गन्ना में पहला स्थान तो यूपी का ही है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी। चावल कहां पर सर्वाधिक होता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चावल सर्वाधिक, आपको याद रखना है। ठीक है, गन्ना हो गया। दाल बताओ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे अभी वर्तमान में। ठीक है, तो दालों के उत्पादन में, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। लेकिन इसमें याद रखना, अगर सोयाबीन आएगा तो महाराष्ट्र, सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, लेकिन दालों के उत्पादन, संपूर्ण दालों का उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। 31, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, हाँ, केवल एक। देखो कभी कभी सामाजिक चीजें भी आपके पेपर में पूछी जाती है, पेपर भी इसी तरह का बनता है कि आप हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो जो अंत्योदय कार्ड जो जारी किया जाता है, वो जारी किया जाता है निर्धनों में भी निर्धन, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, जिसके मतलब कोई कमाने वाला नहीं, ना आगे ना पीछे, कोई भी नहीं है, उसको जारी किया जाता है। ठीक है, पिंक कलर का कार्ड होता है, पिंक कलर का। ठीक है, उसके बाद एपीएल कार्ड यहाँ पे लिखा है, एपीएल होता है निर्धनता रेखा से नीचे नहीं बल्कि ऊपर, निर्धनता रेखा से ऊपर के जीवन यापन करने वाले को जारी किया जाता है एपीएल कार्ड। और बीपीएल क्या होगा, निर्धनता रेखा से नीचे, इसका जो ये दिया था इसका ये होना चाहिए था। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन आपको बोला जाता है, तो ये इसका सही आंसर है, केवल एक सही था इसमें, सी। अब लिखो इसमें क्वेश्चंस, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत के द्वारा कब लॉन्च की गई, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लॉन्च की गई। ठीक है, 1 अगस्त 2019, भारत सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई। ठीक है, अगर आएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। उसके बाद राजस्थान था, सेकंड तो नहीं पूछेगा, पहला आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह, सॉरी, महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन ए, क्योंकि अंधा था महाराजा रणजीत सिंह, उसने एक कथन कहा था। ठीक है, तो आंसर होगा ए। अमृतसर की संधि कब हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ, 1809 में। किस किस के बीच हुई थी, चार्ल्स मैटकॉफ और
महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809। याद रखना है, अमृतसर की संधि बहुत बार पूछी जाती है इनसे। आपके माइंड में जैसी भी कोई चीज आती है ना, जैसे आपका महाराजा रणजीत सिंह, आपका सीधे माइंड में आना चाहिए कि उसने क्या क्या और चीजें करी हैं। उससे क्या होता है, एक आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा, और नहीं याद हो रहा तो लिखो उसको कि क्या था इसमें, तो आप जाके पेपर में आते हैं क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं आपके बार बार। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में यही फायदा होता है कि आप लोगों को सारी चीजें रिकॉल होती हैं, जो आपने छूटी हुई मिस भी रहती है वो भी आपको याद हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी सम्मेलन +3 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 97 में। अब देखो आपको पता है पृथ्वी सम्मेलन जो था 1992 में हुआ था, उसमें प्लस कर दो 5 तो सीधा आपको क्या होगा, 1997 में होगा। पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? हाँ, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में। ठीक है, इसको बार बार इसलिए पूछा जाता है, इसकी एक विशेषता है क्योंकि यहाँ पे एजेंडा जो 21 था, एजेंडा 21 का संबंध किससे था? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो संबंध है इसको पारित किया गया था, इसको सहमति मिली थी यहाँ पे। एजेंडा 21 को सहमति कब मिली? 1997 में, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन +5 को में एजेंडा 21 को सहमति मिली थी 1997 में। थ्री 34, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? वायु का प्रदूषण। शोर भी तो करते हैं। आपने ग्रीन मफलर सुना है? ग्रीन मफलर किसे बोलते हैं? ग्रीन मफलर पेड़ों को लगाना, एक सामूहिक पेड़ क्यों लगा? देखो आपने एक चीज देखा होगा, सड़कों के किनारे किनारे पेड़ों को क्यों लगाया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नॉइस पॉल्यूशन होता है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये भी इसका कार्य है। ठीक है, बाकी देखो वायु प्रदूषण क्या दिया है हमने, पेड़ पौधे का कार्य नहीं, वायु प्रदूषण करना नहीं, वायु प्रदूषण को तो शुद्ध करते ही है। तो इसलिए आंसर होगा आपका सी वाला। पहला वाला सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका शोर का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का विमुक्ति, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं यानी कि छोड़ते हैं, ये भी सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रीन मफलर याद रखना है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको, तो इसलिए पेड़ पौधों को लगाना ग्रीन मफलर कहलाता है। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है, रात को पेड़ पौधों के नीचे, बोलते हैं ना पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं रात के समय। क्योंकि दिन के समय में तो ये अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और रात के समय ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? डानी मार्च के बाद। ठीक है, देखो डानी मार्च जो शुरू होता है आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930। ठीक है, वैसे जो डांडी मार्च है वो 5 अप्रैल तक होता है, क्योंकि 5 अप्रैल को ये नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके ठीक एक दिन बाद से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1930, डेट भी याद रखना आपको। ठीक है, डांडी मार्च की शुरुआत कहां से होती है, किस स्थान से होती है? साबरमती आश्रम, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वहां से। ठीक है, ये 240 मील 240 मील की यात्रा थी, जिसमें 78 सत्याग्रही गांधी जी के साथ भाग ले रहे थे यहाँ पर। ठीक है, टोटल 24 दिन में इन्होंने ये यात्रा पूरी कर दी थी। ये अगर आप जोड़ेंगे तो 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, 24वें दिन इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ई। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसने और बहुत सारे विभाग बनाए थे, जैसे अब नियंत्रण विभाग बनाया था व्यापार को नियंत्रण करने के लिए, तो ये सब इसने बनाए थे। ठीक है, लिखना जरा और कुछ विभाग लिखना। मैं सिर्फ आपको लिखा रहा हूं कि कौन सा विभाग किससे संबंधित। बताओ, दीवाने कजा, सल्तनत काल में दीवाने कजा कौन सा विभाग था? दीवाने कजा। बाकी तो लिखा रखे, वो चीज नहीं लिखा रहा हूं जो बार बार रिपीट होती है। ठीक है, फिर लिखो दीवाने रियासत, दीवाने रिसालय,
दीवाने रिसाले कौन सा विभाग था? और दीवाने रियासत भी लिख लो, फिर आपको कंफ्यूजन दोनों का। दीवाने रियासत, फिर लिखो दीवाने विजारत। दीवाने विजारत कौन सा विभाग था? दीवाने विजारत, ठीक है। बताओ दीवाने कजा कौन सा विभाग था? हाँ, इसमें लिखो दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने रिसालय विदेश विभाग, विदेशी विभाग है, विदेश विभाग लिख लेना। फिर क्या लिखा था मैंने? रियासत कौन सा था? बाजार नियंत्रण, नियंत्रण विभाग लिख सकते हो, या बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवाने रियासत, ठीक है। और दीवाने विजारत वित्त विभाग। आजकल विभाग पूछे जा रहे हैं सल्तनत कालीन, बाकी तो आपने पढ़ा, दीवाने को ही बहुत बार पढ़ लिया, दीवाने मुस्तक राज आपने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। ये बार बार नहीं लिखा रहा हूं आपको, ये तो आपने याद ही है। इन विभागों को भी आप रखेंगे याद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। हाँ, आपको लास्ट क्लास में भी आपको मैंने इसका डिस्कशन कर लिया था, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसने लिखा था? किसका है? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग आपका आ जाएगा, ठीक है। राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? आई याद रखना है, 243 का आई, राज्य वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951, केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया जाता है नवंबर 1951 में, ठीक है। नवंबर 1951 में वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां या 16वां? अभी 15वां चल रहा है, ठीक है। अभी 15वां चल रहा है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 16वां 2026 से शुरू होगा और इसके अध्यक्ष बनाए गए अभी अरविंद पनगड़िया, ठीक है, याद रखेंगे पनगड़िया, क्योंकि वित्त आयोग का गठन पहले किया जाता है, ठीक है। अब इसका कार्यकाल 2026 से शुरू करेगा, अभी 15वां ही चल रहा है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 39 है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? हाँ, आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य, इस पे नहीं था, बाकी सभी थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ठीक है। कब हुआ था इसका गठन? डेट क्या थी? 1 जनवरी 1923, ठीक है। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी का गठन। क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। आंसर होगा हरि विजय सूरी, ऑप्शन बी। अब देखो अकबर ने 2 उपाधियां और दी थी, जड़ी कलम और सिरी कलम, इसलिए मैंने ऑप्शन भी बना दिया आपके कि ताकि आपका एक ही ऑप्शन, एक ही उसमें क्वेश्चन में सारे आ जाए। तो अब्दुल समद को सिरी कलम की उपाधि दी थी, सिरी कलम, जबकि जड़ी कलम की, हाँ, इसमें ऑप्शन सी में लिखो मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि। जड़ी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी? मोहम्मद हुसैन को, अब्दुल समद को सिरी कलम, ठीक है, और हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 2002, दिसंबर 2002, ठीक है। हाँ, बायोडायवर्सिटी एक्ट इसको बोला जाता है, जैव विविधता अधिनियम 2002। 42 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है।
तो आंसर इसका ए है बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है तराइन का युद्ध, तो 1192 में, 1191 में प्रथम होता है। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की इसकी हत्या करी गई थी 1296 में। अफगान षड्यंत्र कब हुआ? 1325। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण 1327 में। दिल्ली से कहां बनाई थी इसने? दौलताबाद। अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई थी दिल्ली से मोहम्मद तुगलक द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर था ए, इस क्रम में आंसर होगा ए। 43 है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, क्यों? क्या है यहाँ पर? सभी तो नहीं होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए। यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? लो, अभ्रक, तांबा, ये तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, तो सभी नहीं है बल्कि सी। 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। ठीक है, पहला दिया है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया था। ये भी सही है, क्योंकि नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, इन्होंने सुदृढ़ व्यवस्था बनाई थी। थर्ड है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। पता था, आपको पता है तांबे के साक्ष्य आपको मिलते हैं, तांबा का रथ आपको मिला था दाइमाबाद से, तो धातु तो थी, तो इसलिए आंसर होगा आपका ए वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। 45 है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है बजट सत्र, सबसे पहले बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, और लास्ट होता है आपका शीतकालीन। तो 3 सत्र आपको याद रखने। शीतकालीन सबसे नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, बजट सबसे पहले होता है फरवरी मार्च में, फिर उसके बाद आता है मानसून सत्र जून जुलाई अगस्त के आसपास, फिर शीतकालीन नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 47 है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो बूटिंग होता है सिस्टम, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है उसको ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, बिना ब्राउजर के तो आप वेब पेज को खोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वेब पेज के लिए ब्राउजर जरूरी है। 49 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? आंसर यूएस से होगा इसका, ऑप्शन बी। लास्ट है 50, हाल ही में किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा सेबी ने, ऑप्शन ई। रीजनिंग पे आ जाओ। 51, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा? ये तो कर दिया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे, अगर आप मेथड से भी नहीं करते तब भी आंसर आ जाता 16 वर्ष था। ठीक है, हो गया था ना सबका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजर को टीचर और टीचर को क्या बोलते हैं? क्लर्क। तो पढ़ाएगा कौन? क्लर्क, ऑप्शन सी। 53, 120 आया होगा। यहां पर क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहे फिर ऐड हो रहा है। ठीक है, 8 से 48 और 3 51। इसी तरह से 15 चौकू 60 प्लस 5 65, 20 पंजे 100 और 20 120। तो आंसर होगा आपका डी। फिफ्टी 54, हाँ कोई नहीं होगा। समझ गए थे क्वेश्चन को? यहां पर पूछ रहा है आपको संख्या दी गई में अंकों को अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, में लगाने के बाद उनका स्थान समान रहता है,
उनका स्थान समान रहता है। कितनी संख्या है? कोई भी नहीं है। अब देखो मैं इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो पहले क्या आएगा? 9, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, 5 4 3 2 1। है कोई अपने सेम प्लेस में? कोई भी नहीं है। 5 कहाँ आ रहा है? 5 कहाँ है? 5 के नीचे तो 9 है। कैसे? ऐसे थोड़ी क्वेश्चन है वो। आप देखो ना, आपको क्या लिखा है? संख्या दी गई है, मैं अंकों को अवरोही क्रम में लगाने के बाद उनका स्थान समान रहता है। कितनी संख्याएं हैं? तो कोई भी नहीं है। ये मतलब इसके स्थान सेम। अगर मैं 5 के नीचे यहाँ पे 5 होना चाहिए था ना, तब सेम होता हो। तो ये आंसर होगा एक, कोई भी नहीं। 55। हाँ सी होगा, जो सबसे सही आंसर होगा आपका सी। क्या यहाँ पे बोले हैं? वर्ग यानी कि स्क्वायर, आयत और समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ये सभी समान रूप से इक्वल क्या है इनमें? ये सभी चार भुजीय चित्र हैं। बाकी देखो ये सभी चित्र है, चित्र तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये सभी क्षेत्रफल दर्शाते हैं, क्षेत्रफल तो ट्राइंगल भी दर्शाता है, हर चीज दर्शाती है। ठीक है, ये सभी ज्यामितीय में प्रयोग में आते हैं। ये तो सही है, लेकिन इनमें सबसे कॉमन क्या आपको दिख रहा है? तो ये आंसर होगा, ये सभी चार भुजा वाले हैं। आंसर होगा सी। 56 आ गए थे। देखो मंगलवार कितने पे आता है? सॉरी पहले सोमवार, सोमवार कितने पे आता है? एक क्या मंगलवार, इनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ठीक है, एक 4 हो गया ना, 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5, तो इसने इसको 5 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से मंगलवार 2 पे आता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर, कितना होगा? 9 और 4 13। ठीक है, फिर ये होगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 और 16 9 25। आंसर होगा 1। ठीक है, हो गए, समझ गए ना? 57 12 20 आपको दिया है यहाँ पे जल प्रतिबिंब। आपको जल प्रतिबिंब में हमेशा याद रखना है 18 30 में से माइनस किया जाता है। ठीक है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में 1160, ये हमेशा आपको नोट रखना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में माइनस किया जाता है 1160 से। 58 अब इसको बताओ, ये तो समझ के करने वाला क्वेश्चन है। सी तो नहीं होगा, सही आंसर होगा बी। देखो इसको कैसे समझेंगे आप? आपको स्टेटमेंट दिया होता है, आपकी माइंड इसमें देखा जाता है आपकी क्या इसके बारे में सोच। स्टेटमेंट आपको कभी भी अगर स्टेटमेंट दिया है तो आपको स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर देना है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी मान लिया उसको। जो स्टेटमेंट दिया है वही आपको आंसर देना है उससे। देखो आपको दिया है, यदि लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यदि आप एक अच्छे लेखक हैं, हमारे पास निश्चित ही आपके लिए एक फिल्म है। ठीक है, आप समझ गए? यदि मतलब प्रूफ नहीं कर रहा है कि आप अच्छे लेखक हैं, आपको बोला यदि आप अच्छे लेखक होते, तो आपको यहाँ पे पहला निष्कर्ष दिया आप एक अच्छे लेखक है। ऐसा तो हमें प्रूफ ही नहीं है कि हम अच्छे लेखक हैं। उसने बोला यदि आप अच्छे लेखक होते तो। फिर दिया है हमें एक अच्छे लेखक की आवश्यकता है, तो ये वाला सही है क्योंकि उसने बोला यदि आप अच्छे लेखक होते, हमारे पास निश्चित ही आपके लिए एक फिल्म थी। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल सेकेंड वाला, पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हमें आंसर देना होता है, तो आंसर होगा बी वाला। क्योंकि आप हमें एक अच्छे लेखक की आवश्यकता है, तभी तो बोला यदि आप अच्छे लेखक होते। तो उसने बोला हमें एक अच्छे लेखक की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर होगा सेकंड वाला। 59 720 ये तो आ गया होगा आपका। पहले 1% निकालो, फिर इसको देखो, ऐसे देखो सिंपल दिया है 120 क्या दिया है? 20% का 120। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 6 बार, तो 1% कितना निकला? 1% तो 6 निकला, तो 100% कितना होगा? 600 होगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्या आ गई, ना हमारे पास 600। तो अब हम क्या करेंगे? 600 को 120% निकालेंगे, तो 600 इंटू 120% है, हमेशा क्या होता है? 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0। ठीक है, 12 छंग 72 यानी कि 720। इसका सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सिंपल था। परसेंटेज तो आता ही होगा सभी को निकालना, परसेंटेज बस 100 लगाना उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
60 का आंसर क्या है? हाँ 64 होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 की टेबल है, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 32, 40, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 से 48, यहाँ पे 7 इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर 8, 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। किसी लेख में यह पुष्टि होती है कि कुनिन लोग मौर्य के अधीन थे। किस लेख से पता चलता है? कालसी शिलालेख से, ठीक है। आंसर होगा डी। कब का है कालसी शिलालेख? 257 बीसी, 257 बीसी का। खोज कब हुई थी इसकी? 1860 में फॉरेस्ट ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। भाषा कौन सी है इसकी? भाषा आएगा प्राकृत, और लिपि, हाँ लिपि ब्राह्मी, ठीक है। भाषा प्राकृत और लिपि आएगा तो ब्राह्मी, ये याद रखना, लिपि ब्राह्मी। सिक्सटी टू है। राज्य में नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई? नई औद्योगिक नीति पूछ रहा है 2003, ठीक है। 26 मार्च 2003, ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति कब की है? हाँ यहाँ पर लिखेंगे 8 जुलाई 2001, 8 जुलाई 2001 प्रथम। और एक और थी 2008 वाली, हाँ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 1 अप्रैल 2008। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, और बाद में इसमें महिला जोड़ दिया गया था। महिलाओं के लिए प्रोत्साहन नीति 2015 में वो कर दिया गया था, ठीक है। उसमें महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति शुरू की गई थी 15 अगस्त 2015 को, ठीक है। अलग अलग है, ध्यान रखना है उनका। सिक्सटी थ्री है। राज्य में बालेश्वर नौला किस जनपद में स्थित है? बालेश्वर नौला चंपावत में। आंसर होगा ए। 64 है। जगत ग्राम यज्ञ वेदिका का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? टी एन रामचंद्रन। आंसर होगा सी। टी एन रामचंद्रन के द्वारा 1952-53 में इसका उत्खनन किया गया था। बाड़ावाला यज्ञ वेदिका और जगत ग्राम यज्ञ वेदिका, इन दोनों से किस चीज के साक्ष्य मिले हमें? अश्वमेघ यज्ञ की, ठीक है। सीलवर्मन के जो अश्वमेघ यज्ञ थे उनका वर्णन किसमें मिला है? उनकी पुष्टि कहां से हुई? जगत ग्राम और बाड़ावाला यज्ञ वेदिका से, ठीक है। जिसकी खोज टी एन रामचंद्रन ने 1952-53 में करी थी। दोनों ही कहां पर है? विकास नगर में, ठीक है। बाड़ावाला और जगत ग्राम। 65 है। राज्य में सर्वाधिक बारहसिंगा वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन से है? राजा जी। बारहसिंगा सर्वाधिक राजा जी नेशनल पार्क में है, ठीक है। नहीं, हाथी तो कॉर्बेट में है। हाथी और बाघ दोनों कॉर्बेट में है सर्वाधिक। एशिया हाथी आएगा तब आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा, तो सॉरी तब राजा जी होगा, ठीक है। एशियन हाथी यहां पर लिखेंगे, एशियन हाथी तब आएगा आपका राजा जी। लेकिन अगर आपके पास आएगा कि सर्वाधिक बाघ कहां पर है और सर्वाधिक हाथी कहां पर है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हाथी और बाघ यहां पर सर्वाधिक है, हाथी प्लस बाघ, ठीक है। अस्कोट में क्या सर्वाधिक? कस्तूरी, कस्तूरी मिर्ग सर्वाधिक आएगा, तो आपको याद रखना है कहां पर है? अस्कोट वन्यजीव विहार में। 66 है। तिरमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किस शासक ने दी थी? शाहजहां ने। तिरमल चंद और किसको? बाज बहादुर चंद को भी दी, ठीक है। इसमें लिख लेना, बाज बहादुर को भी दी। बाज बहादुर चंद को भी इन्होंने ही बहादुर की उपाधि दी थी, ठीक है। जमींदार और बहादुर की उपाधि। अच्छा, ज्योतिक राय की उपाधि किसको दी थी? जहांगीर ने। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने कवि भरत को, यहाँ पे याद रखना, इसको भी लिख लो, ज्योतिक राय।
ज्योतिक राय की उपाधि, कवि भरत, जहांगीर विनोद लिखी थी ना इन्होंने, जहांगीर विनोद, रचना भी याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट 67 है, फूलों की घाटी का नाम नंदन कानन किस ग्रंथ में कहा गया है? अच्छा, आपने महाभारत या केदारखंड ग्रंथ पूछ रहा है आपको? वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा ए और बी कर दो, इसका आंसर ए और बी होगा। ठीक, देखो ऐसे अगर आपका इसके हिसाब से क्वेश्चन आपका था केदारखंड, ग्रंथ आपको पूछ रहा है ना केदारखंड है, ठीक है, लेकिन अगर आएगा किस पुराण में तो स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के केदारखंड में आपका आंसर होता है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर कर दो, ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं है, ठीक है। स्कंद पुराण के केदारखंड में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है, ठीक है। और अलका किसमें कहा गया? अलका, अलका आएगा तो मेघदूत, ठीक है, मेघदूत, कालिदास के मेघदूत में अलका कहा गया है। 68 है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वीरेंद्र रावत, ऑप्शन ए। 69 है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन बी, निर्वाचित बोल रहा है, ठीक है। प्रथम अंतरिम आएगा तो हाँ, यहां पे लिखना प्रथम अंतरिम। देखो पेपर ऐसे ही बनते हैं, कुछ तो बिल्कुल बेसिक, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके हर एक क्वेश्चन इसी तरह का पेपर पूछा जाता है। 70 है, राज्य में पहली डाक सेवा, डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू करी थी? ट्रेल ने। कब? 15 या 16? 15 में, ठीक है। अगर आएगा श्रीनगर से अल्मोड़ा 15 में, पूरे उत्तराखंड में 16 में, ठीक है। 71 है, दिसंबर 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? तो विंडम थे, पी विंडम को बनाया गया था, ठीक है। आंसर होगा बी। 72 है, राज्य में बाल अधिकार आयोग के कार्य करना किस वर्ष प्रारंभ किया? 13 से इसने कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 11 में, ठीक है, 10 मई 2011 को इसका गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? अध्यक्ष है गीता खन्ना, ठीक है, गीता खन्ना इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। महिला आयोग, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 2013, लिख लो इसको, डेट सही लिखना। राज्य महिला आयोग 13 मई 2013, राज्य महिला आयोग 13 मई 2013 को। अभी वर्तमान अध्यक्ष है कुसुम कंडवाल, अध्यक्ष लिख लेना कुसुम कंडवाल। अल्पसंख्यक आयोग कब का है? 27 मई 2003, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उसके अध्यक्ष है वर्तमान में आर के जैन, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष आर के जैन, 27 मई 2003। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं इससे, अल्पसंख्यक एक आयोग है, हाँ, अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड 2005 का है, अरे एक और था 2000, अल्पसंख्यक निधि, हाँ वो अल्पसंख्यक निधि, अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो शायद से, निधि, हाँ निधि लिखा था आपको, 2012 का है। और वक्फ विकास बोर्ड, अल्पसंख्यक वक्फ विकास बोर्ड आएगा तो 2005 का, ठीक, हाँ 2005। 73 है, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931, शिल्पकार सुधारणी सभा पूछा जा रहा है, ठीक है। टमटा सुधारणी सभा 1905, ऑप्शन इसमें लिखो टमटा सुधारणी सभा। किसने किया था टमटा सुधारणी सभा का गठन? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने, ठीक है।
और यहाँ पर 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, तुलसी राम आर्य, बच्ची राम आर्य, बच्ची राम आर्य के द्वारा 1931। शिल्पकार नाम कब दिया गया था? 1911। ठीक है, शिल्पकार जो नाम दिया गया था 1911 में दिया गया था इनको। 74 है, कत्यूरी काल, कत्यूरी काल में भूमि के अभिलेख रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उपचारिक। रिकॉर्ड जो अपने पास रखता था उसको उपचारिक बोला। जो भूमि की माप करने वाला था वो था परमातार। ठीक है, भूमि माप करने वाला। बस इसको ऐसे समझो, परमातार क्या था? अभी जैसे पटवारी है ना, पटवारी, इनका काम क्या होता है? भूमि की माप करना। और जो तहसीलदार होता है उसका काम क्या होता है? अपने पास रिकॉर्ड रखना। तो उपचारिक समझ लो उसको। ठीक है, उपचारिक क्या होगा? तहसीलदार। और परमातार क्या होगा? पटवारी। ऐसे याद रखना। ठीक है, प्रांतपाल क्या होता है? सीमाओं की, जो सीमा होती है बाउंड्री और सीमाओं की रक्षा करने वाला प्रांतपाल। ठीक है, और सर्वंग क्या था? चिकित्सक था। ठीक है, सर्वंग एक चिकित्सक था। 75 है, दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली स्थित है हरिद्वार। ऑप्शन बी। जमदगिनी ऋषि, जमदगिनी ऋषि की तपस्थली बोला जाता है उत्तरकाशी। ठीक है, और रैम्ब्य ऋषि, रैम्ब ऋषि ऋषिकेश, रैम्ब्य मुनि ऋषि तपस्थली ऋषिकेश को बोला जाता है। ठीक है, कर्ण की तपस्थली कर्णप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण की तपस्थली तपोवन, टिहरी वाला। ठीक है, तपोवन एक चमोली में भी है, टिहरी वाला तपोवन। ठीक है, 76 है, राज्य में कुल्हाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना पे है कुल्हाल परियोजना। ऑप्शन सी, देहरादून में। ठीक है, आसन बैराज है उसके पास में। 77 है, राज्य में 29 नई तहसीलों का गठन कब किया गया था? 29 नई तहसीलों का गठन किया गया था अप्रैल 2001 में। त्वरित न्यायालय थे जो। ठीक है, त्वरित न्यायालय, इनका गठन अप्रैल 2001 में। अच्छा ये बताओ, उत्तराखंड जो राज्य उच्च न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? कितनी निर्धारित की गई है? 11, 10+1। ठीक है, 10+1। वैसे तो 10+2 है, दो, मतलब ये मुख्य न्यायाधीश अपने साथ एक और न्यायाधीश सहायक न्यायाधीश के रूप में रख सकता है। लेकिन जो आपको स्वीकृति मिली वो 10+11, तो टोटल 11 न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 11 राज्य में। ठीक है, 78 है, टिहरी दरबार और प्रजा मंडल के बीच समझौता कब हुआ था? 15 अगस्त, सॉरी 29 अगस्त 1946। ऑप्शन ए में लिखो 15 फरवरी 1948 में लिखो। मंत्रिमंडल की अंतरिम बैठक, टिहरी मंत्रिमंडल की अंतरिम बैठक कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को। या अंतरिम सरकार का गठन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन या अंतरिम बैठक कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? हाँ, 28 अप्रैल 1947। शांति रक्षा अधिनियम 28 अप्रैल 1947, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम पारित। अट्ठाईस अप्रैल 1947। सेवेंटी नाइन है, जौनसार क्षेत्र में ध्यातियों द्वारा मायके लौटने पर सहेलियों के साथ किया जाने वाला नृत्य है साइना नृत्य। जौनसारी क्षेत्र में बोल रहे हैं। ऑप्शन डी। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में हथड़िया।
अगर आएगा गढ़वाल क्षेत्र में तो थड़िया, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, नरेंद्र शाह द्वारा उच्च शिक्षा सुविधा के लिए छात्रवृत्ति निधि 1920, आंसर होगा आपका सी, सॉरी बी, 1920 में। ठीक है, 1921 में लिखो जनगणना, जनगणना, जनगणना कब कराई थी? 1921 में। ठीक है, 1919 में लिखो पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन किया गया था। और 1916 में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था, डोरी पैमाइश भू व्यवस्था। ठीक है, नरेंद्र शाह ने डोरी पैमाइश भू व्यवस्था कब लागू की थी? 1916 में। ठीक है, 81 है, सही सुमेलित नहीं है, सी। धारा नौला कहाँ है? अल्मोड़ा, धारा नौला अल्मोड़ा में। ठीक है, धारा नौला अल्मोड़ा। अच्छा ये बताओ, एक हत्या नौला कहाँ है? चंपावत, एक हत्या नौला चंपावत, वो देवाल है। ठीक है, पिथौरागढ़ में। एक हत्या नौला लिख लो, चंपावत में। जाह्नवी नौला कहाँ है? जाह्नवी, जाह्नवी, ये भी पिथौरागढ़ में। जाह्नवी और टोटा नौला भी है। ठीक है, जाह्नवी और टोटा नौला, ये दोनों पिथौरागढ़ में, जाह्नवी और टोटा नौला। ठीक है, 82 है, वृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय को अलग करती है कौन सी रेखा? ऑप्शन ए होगा मुख्य केंद्रीय, एमसीटी होती है, एमसीटी चेंज इनको अलग करता है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है आपको। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय। ठीक है, देख लो इसको दोबारा से जो नए बच्चे हैं, ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, इसको टीबियान भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? टीबियान। फिर आता है आपका वृहद हिमालय, वृहद या इसको महा हिमालय या फिर महान हिमालय ऐसे लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लघु या फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आता है शिवालिक या फिर वायु हिमालय, और सबसे नीचे आता है मैदान, मैदानी भाग या गंगा का मैदान इसको बोला जाता है। अब इनके बीच में इनको कौन कौन अलग करता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको बोला जाता है सच्चर जोन या फिर हिंज लाइन, हिंज लाइन। ठीक है, और यहां पर लघु हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करते हैं एमसीटी। एमसीटी का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, लघु हिमालय और मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में एमबीटी, मेन बाउंड्री फोर्स, मुख्य सीमा रेखा, बाउंड्री मतलब सीमा। ठीक है, मुख्य सीमा रेखा ये लिखा है एमबीटी। ठीक है, और यहां पर एच एफ एफ टी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट थ्रस्ट, ये सीक्वेंस से याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पे आपको पूछा गया था कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एमसीटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो आंसर होगा ए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कनाली छिना पिथौरागढ़, अभी परसों ही लिखाया था आपको, कनाली छिना पिथौरागढ़। 84 है, देवप्रयाग स्थित नक्षत्र वेधशाला की स्थापना चक्रधर जोशी द्वारा किस वर्ष की गई? 1946 में। ठीक है, आंसर होगा सी। 85 है, किस पुस्तक में अशोक को शैव धर्म का उपासक कहा गया है? राज तरंगणी, आंसर होगा ऑप्शन डी, कलहण की राज तरंगणी में। 86 है,
हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाई जाती है रिंगाल से, ठीक है, आंसर होगा बी। 87 है, आपको करेक्शन कराया था मैंने, पिनाकेश्वर था ये, बोला नहीं था क्या किया आपने? ये पिनाकेश्वर था, ठीक है, एक्चुअल में पिनाकेश्वर था, पिनाकेश्वर महादेव बागेश्वर में, ठीक है। विंसर है वो तो, विंसर ऑप्शन से वैसे भी कर सकते थे आप। विंसर महादेव कहां पर है? अल्मोड़ा, पौड़ी और अल्मोड़ा के, पौड़ी में भी पड़ता है उसका पार्ट, ठीक है, अल्मोड़ा होगा। बोनस नहीं, आंसर सही है, बी होगा। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होती है तो समझ जाया करो। पिनाकेश्वर लिखा है तो नाकेश्वर तो और कहीं था ही नहीं, बिना पिनाकेश्वर बागेश्वर में। अल्मोड़ा में कौन सा है? बिनसर है, सही है, ये बी रखो इसका आंसर, ठीक है। पिथौरागढ़ में लिखो कपिलेश्वर, कपिलेश्वर महादेव, ठीक है। कल्पेश्वर आएगा चमोली, कपिलेश्वर आएगा तो कहां पर है? पिथौरागढ़। चंपावत में तो कोई महादेव नहीं, चंपावत में तो कोई महादेव मंदिर नहीं, बालेश्वर चंपावत। चलो नेक्स्ट, 88 है, निम्न में से सही, निम्न में से सुमेलित नहीं है। हाँ, तपेड़ा, तपेड़ा नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता का तपेड़ा और सिद्ध, सिद्ध तमा भी है, ठीक है, सिद्ध मता, सॉरी सिद्ध मता, सिद्ध मता भी और तपेड़ा भी किसका नाम है? नानक मता। छकाता किसका है? छकाता नैनीताल, छकाता नैनीताल, ठीक है। एटी ने ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण किस वर्ष किया गया था? 1983 में, आंसर होगा सी। देखो ये सबसे पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था 1842 में और एक निर्माण पूरा हुआ था 54 में, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन डलहौजी, ठीक है, डलहौजी था उस टाइम, तो उद्घाटन आएगा तो डलहौजी, ठीक है, उद्घाटन, उद्घाटन डलहौजी ने किया था। लेकिन अगर आएगा कि इसको बनाने का सुझाव किसने दिया था? पीबी कॉटले ने, ठीक है, बनाने का जो सुझाव दिया था वो दिया था पीबी कॉटले, पीबी कॉटले, इसीलिए पीबी कॉटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का भगीरथ, ऊपरी गंगा नहर निकालने के कारण इसको उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। 90 है, निम्न में से कौन सा एक चित्र मौलाराम का नहीं है? जयदेव के गीत गोविंदम, ठीक है, ये किसका है? माणकू, लास्ट क्लास में आपको लिखाया था माणकू। नाइन्टी वन सही, सुमेलित नहीं है। सी, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? टमटा, धातु शिल्प जो बनाते थे, जो भी पीतल एल्युमिनियम आदि के बर्तन बनाने वाले, टमटा, ठीक है। सार्की में लिखेंगे चर्म शिल्प, हाँ बड़ी भी है, बड़ी और दोनों, बड़ी बाड़ई है, बल्कि बाड़ई और सार्की ये दोनों क्या काम करते थे? चर्म शिल्प, चमड़े से बने हुए जो भी बर्तन होते थे या चमड़े से बने हुए जो वस्तुएं होती थी उनको बनाती थी सार्की या फिर बढ़ई, बाड़ई, ठीक है। नाइन्टी टू है, निम्न में से प्रेम प्रणय गीत नहीं है, यहाँ पे लाली नहीं होगा, ये ऋतु गीत है, ठीक है, ऋतु गीत। 93, सातों आठों के अवसर पर गबरा महोत्सव किस जनपद में मनाए जाते हैं? गबरा महोत्सव पिथौरागढ़ में, ठीक है, आंसर होगा ए। आठू जो उत्सव मनाया जाता है ना, आठू, जिसमें गौरा माहेश्वरी की पूजा की जाती है, वही है ये, ठीक है, तो यहाँ पे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है गौरा माहेश्वरी की पूजा, लिख लेना गौरा माहेश्वरी की पूजा,
या फिर शिव जी की पूजा, शिव जी के ही रूप में गौरा माहेश्वरी की पूजा की जाती है। ठीक है। 94 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सलधार का है, यहाँ पर चमोली होना चाहिए था, चमोली, सलधार कुंड है चमोली में। 95 है, राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 96 है, हरुंता बुग्याल से किस नदी का उद्गम होता है? इंद्रावती। क्या है हरुंता बुग्याल? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में यहां से इंद्रावती का उद्गम। 97 है, सबसे कम महिला साक्षरता के क्रम में दूसरा जनपद कौन से है? टिहरी होगा दूसरा। ठीक है, पहला कौन है? प्रथम उत्तरकाशी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे टिहरी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, 78% है, 78.54। 98 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये वाला सीधा सी आंसर हुआ। पिरान कलेर बाबा का मेला लगता है रुड़की हरिद्वार में। ठीक है, रुड़की हरिद्वार। 99 भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है? ए है। ठीक है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। और 100 है, चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम था गौरा देवी। आंसर होगा बी।